आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने नई कविता के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य की विधाएं। हिंदी साहित्य की विधाएं। गद्य की विधाएं। विधा: नाटक, आत्मकथा, विज्ञान, एकांकी जीवनी, व्यंग, उपन्यास, डायरी, पुस्तक, समीक्षा, कहानी, यात्रा, वृत्त, पर्यालोचन, आलोचना, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, निबंध, कविता, संस्मरण, लघु कथा, रेखाचित्र, प्रहसन, कॉमेडी। विधा: विधा क्या है, पहले आप इसके बारे में जानेंगे कि विधा क्या है। विधा का अर्थ है किस्म, वर्ग या श्रेणी, अर्थात विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग करना। साहित्य में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है। विधाएं अस्पष्ट श्रेणियां हैं। इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। विधाएं जो हैं अस्पष्ट श्रेणियां हैं, इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। इनकी पहचान समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्मित की जाती हैं। विधाएं कई तरह के हैं। उदाहरण के लिए साहित्य की विधाएं, कविता की विधाएं। साहित्य एवं भाषण में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है, किंतु सामान्य रूप से यह किसी भी कला के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। विधाओं की उपविधाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि निबंध गद्य की एक विधा है। विधाएं अस्पष्ट श्रेणियां हैं और इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती। ये समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर इनकी पहचान निर्मित हो जाती है। जो विधाओं की जो उपलब्धियां होती हैं वो उदाहरण के अनुसार निबंध गद्य की एक विधा है और विधाएं जो होती हैं अस्पष्ट श्रेणियां हैं और इनकी बता रहे कोई निश्चित सीमा नहीं होती। ये समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर इनकी पहचान निर्मित हो जाती है। हिंदी साहित्य की विधाएं। विधाओं में सृजनात्मक तथा विचारात्मक साहित्य दीर्घकाल से निरंतर विद्वानों द्वारा लिखा जा रहा है। प्रमुख साहित्यिक विधाएं इस प्रकार हैं: नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा, वृत्त, रिपोर्टाज, कविता। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो
विचार पूर्वक, वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध को आप समझ रहे हैं कि निबंध जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध, और इसका भली प्रकार से बधी हुई रचना है। निबंध जो होते हैं वो बधी हुई रचना होती है, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। जो रचना विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, उसके बाद आपके निबंध की निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध के विषय जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लेखन की आवश्यकताएं होती हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक कथा साहित्य। संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। कथा साहित्य जो है वह संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। कथा साहित्य या आख्यान साहित्य। आख्यान साहित्य लोगों को धर्म, नीति आदि का ज्ञान देने के लिए इस विधा का विकास हुआ। कथा साहित्य के दो भाग हैं, नीति कथा तथा लोक कथा। नीति कथाएं उपदेशात्मक होती हैं। नीति कथाएं जो होती हैं वे उपदेशात्मक होती हैं। ये पशु पक्षियों पर आधारित जो नीति कथा होती है वो उपदेशात्मक होती है। ये जो कथा होती है ये पशु पक्षियों पर आधारित होती है। इसके विपरीत लोक कथाएं केवल मनोरंजन को दृष्टि में रखकर लिखी जाती हैं। इनके पात्र मनुष्य होते हैं। पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना 3री शताब्दी के पूर्व की गई थी। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। यह ग्रंथ सामान्य जनों के उपयोग
को ध्यान में रखकर लिखा गया था। यह ग्रंथ विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक नगर के राजा अमरकीर्ति के 3 पुत्र थे, जो महामूर्ख व शास्त्र विमुख थे। इन्हें विद्या सिखाने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ी। अनेक विद्वान आए और उन्होंने उन राजकुमारों को शिक्षित करने व ज्ञान देने का बड़ा प्रयत्न किया, पर असफल रहे। तब विश्वशर्मा ने उन्हें ज्ञान संपन्न, कुशल, सदाचारी व नीतिज्ञ बनाने का बीड़ा उठाया और पशु पक्षियों पर आधारित कथाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया। इन्हीं कथाओं का संकलन पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ की उपादेयता को दृष्टि में रखकर स्वयं कवि ने कहा, अधीते चैतम नित्यम नित्यम नीतिशास्त्रम शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है उपन्यास। नाटक, कथा, उपन्यास आदि गद्य की विधाएं हैं। साहित्य जगत में गद्य की विशिष्ट गद्य का विशिष्ट महत्व रहा है। गद्य क्षेत्र के पाठक का दायरा विस्तृत है। मुद्रण के माध्यम से गद्य विधा की प्रसिद्धि व्यापक रूप में हुई है। पद्य विधा जहाँ शिक्षित और विशिष्ट लोगों के दायरे तक सीमित थी, वहीं गद्य विधा में अपना दायरा विस्तृत करते हुए जन सामान्य तक पहुँच बनाई, क्योंकि इसकी भाषा सरल और जन सामान्य की भाषा थी। साहित्य विधा उपन्यास, उपधन्यास शब्दों के मेल से बना है। उपधन्यास अर्थात समय पर रखी हुई वस्तु जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हो कि यह हमारी ही कहानी हो, हमारे ही शब्दों में लिखी गई हो। उपन्यास का स्वरूप, उपन्यास शब्द उप तथा न्यास अभी आपने पढ़ा कि साहित्य विधा उपन्यास, उपधन्यास और शब्दों के मेल से बना है। उपधन्यास अर्थात समय पर रखी हुई वस्तु जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हो कि यह हमारी ही कहानी हो, हमारे ही शब्दों में लिखी गई हो।
उपन्यास का स्वरूप उपन्यास शब्द उप तथा न्यास शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के अनुसार उपन्यास वह कृति है जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है, इसमें हमारी जीवन का प्रतिबिंब हमारी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाट्य प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा को कहानी कहा जाता है। हिंदी में मौलिक कहानियों का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद हुआ। कहानी या आख्यायिका हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है। पुराणों में शिक्षा, नीति एवं हास्य प्रधान अनेक आख्यायिकाएं उपलब्ध होती हैं, किंतु आधुनिक साहित्य कहानियां उद्देश्य और शिल्प में उनसे भिन्न है। आधुनिक कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण एक कलात्मक गद्य विधा है, जो पाठक को अपनी यथार्थता और मनोवैज्ञानिकता के कारण निश्चित रूप से क्या करती है या प्रभावित करती है। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंदोत्तर या छायावादोत्तर युग में जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेन्द्रनाथ अश्क, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, मोहन राकेश, फणेश्वर नाथ रेणु, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, शिवानी, निर्मल वर्मा आदि लेखकों ने इस दिशा को अधिक कलात्मक और समृद्ध बनाया। इसके बाद आपका आता है नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित सबसे अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। नाटक जो है वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा गया है। अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्र का आरोप किया जाता है, इसीलिए इसे रूपक कहते हैं। नट अभिनेता से संबद्ध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद
युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। शैवादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया था। नाटकों का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या के आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास शैवायद युग से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना, जो श्रेष्ठ नाटककार हैं उन्हीं लोगों ने श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की। आधुनिक दृश्य साहित्य के अंतर्गत एकांकी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें एक ही अंक या विधान किया जाता है। यह अंग्रेजी के वंस एक्ट प्ले का पर्यायवाची है। इसमें नाटक के ही तत्वों को स्वीकार किया गया है। फिर भी यह नाटक से भिन्न है। इसमें एक ही अंक, एक ही घटना, मूल भाव, एक ही दृश्य, जीवन का एक ही भाग, कार्य उद्देश्य रहता है। डॉक्टर गोविंद दास कहते हैं, इसमें जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की एकांत अभिव्यक्ति होती है। एकांकी में एक ही घटना या जीवन, एक ही संवेदना रहनी चाहिए। हर स्थिति में अंत तक जिज्ञासा बनी रहे। कथा का विकास अत्यधिक तीव्र हो, कथा में यथार्थ का सहज स्वाभाविक हो, साथ ही वह जीवन के निकट प्रतीत हो। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है संस्मरण। जब लेखक अपने निकट संपर्क में आने वाले महत् विशिष्ट, विचित्र, प्रिय और आकर्षक व्यक्तियों, घटनाओं या दृश्यों को स्मृति के सहारे पुनः कल्पना में मूर्त करता है और उसे शब्दांकित करता है, तब वह संस्मरण लिखता है। शब्दांकित करता है तब वह संस्मरण लिखता है। संस्मरण लिखते समय लेखक पूर्णतः तटस्थ नहीं रह पाता। याद आने वाले का अंकन करते हुए वह स्वयं भी अंकित हो जाते हैं। संस्मरण लेखक के लिए संवेदनशील, प्रभावग्राही और व्यक्ति या वस्तु के वैशिष्ट्य को लक्षित करने वाला होना चाहिए। हिंदी में आदर्श संस्मरण छायावादोत्तर युग में लिखे गए हैं। इस क्षेत्र में श्री राम शर्मा, महादेव वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जीवनी। सफल जीवनी के लिए आवश्यक है कि किसी महान व्यक्ति की जन्म से लेकर के
मृत्यु तक की घटनाओं को कालक्रम में इस रूप में प्रस्तुत करना कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठे। जीवनी जो लेखक तटस्थ रहता है वह अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता। जो तो हिंदी में जीवनी लेखन का कार्य भारतेंद्र युग में ही आरंभ हो गया था, किंतु आदर्श जीवनियां बहुत बाद में लिखी गई। द्विवेदी युग में ऐतिहासिक पुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियां अधिक लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों में लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथूराम प्रेमी, मुकुंदीलाल वर्मा उल्लेखनीय है। क्षयवाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी, जवाहरलाल नेहरू आज की जीवनियां अधिक लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों में राम नरेश त्रिपाठी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मनमथ नाथ गुप्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद उल्लेखनीय है। क्षयवादोत्तर युग में लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, देशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और साहित्यकारों की जीवनियां लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों में काका कालेलकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, राम वृक्ष वेणीपुरी, बनारसी दास द्विवेदी, राव सांकृत्यायन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इधर अमृत राय शांति जोशी, रामविलास शर्मा और विश्व प्रभाकर ने क्रमशः कलम का सिपाही, सुमित्रानंदन पंत, जीवनी और साहित्य, निराला की साहित्य साधना तथा आवारा मसीहा लिखकर साहित्यकारों की आदर्श जीवनियां प्रस्तुत करने की परंपरा का श्री गणेश किया। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक रहेगा व्याकरण एवं रचना में आपका पहला जो टॉपिक है हिंदी की वर्तनी। धन्यवाद।